तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हमारा क्या, थर्मोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ पायरोमेटलर्जी। तो देखो बच्चों, यहाँ पायरोमेटलर्जी टर्म आया है। पायरोमेटलर्जी मीन्स एक ऐसा मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो कि हीट की प्रेजेंस में चलता है और जो हमें मेटल मिलता है, ठीक है, और से जो मेटल एक्सट्रैक्टेड होके बाहर आता है वो एक मेल्ट स्टेट में आता है, फ्यूज्ड स्टेट में आता है। तो इसी को बोला गया है पायरोमेटलर्जी। तो इस पायरोमेटलर्जी का एक थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल दिया गया है। मींस इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ओर है या मेटल ऑक्साइड है तो वो किस पर्टिकुलर रिड्यूसर से रिड्यूस होगा, उसके लिए क्या टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, ये कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसी को बोला बताया गया है किसमें बच्चों, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल। तो देखो, अगर हम यहाँ देखें कि एक ओर या मेटल ऑक्साइड का जो रिडक्शन है ना, ये एक कपलिंग रिएक्शन है। मींस इसमें टू स्टेप्स होंगे। इनमें से एक जो फर्स्ट स्टेप है वो है एंडोथर्मिक। मींस इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव है, और जो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। मींस इसमें जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होता है। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दें, मींस ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, अगर इस ओवरऑल रिएक्शन का टोटल फ्री एनर्जी चेंज अगर ये निगेटिव आता है तो ऐसा मेटल ऑक्साइड या ओर एक पर्टिकुलर गिवन रिड्यूसर से क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये स्पॉन्टेनियसली चलेगा। समझ गए ना, मतलब ये जो रिडक्शन होगा एक मेटल ऑक्साइड का एक पर्टिकुलर गिवन रिड्यूसर से, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू चलेगा। इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल में। तो देखो, यही लिखा है कि रिडक्शन ऑफ ओर इज कपलिंग रिएक्शन। समझ गए ना कि जो ओर है उसका रिडक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, बिकॉज रिडक्शन ऑफ ओर इज द सम ऑफ टू रिएक्शंस एंड ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज प्रोसेस इज नेगेटिव। कि ये जो रिडक्शन प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड का, ये टू स्टेप्स में कंप्लीट होता है, और इस पूरी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी, मींस दोनों स्टेप्स के एडिशन से मिलने वाली रिएक्शन का जो टोटल फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होता है। और यही रीज़न है कि एक मेटल ऑक्साइड एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड होता है, और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो देखो, जो मेटल ऑक्साइड है उसका रिडक्शन टू स्टेप्स में कैसे दिख रहा है, पहले मेटल ऑक्साइड ब्रेक हुआ मेटल में और ऑक्सीजन लिबरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड से मेटल बनने का, ठीक है, यहाँ जो फ्री एनर्जी चेंज आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन चलती है, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना, ये एक एनर्जी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये अपने आप कभी नहीं चल सकता। दूसरे स्टेप में ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है मेटल ऑक्साइड से, अब ये एक रिड्यूसर, आर यहाँ पर रिड्यूसर को शो कर रहा है, उससे कंबाइंड होगी और एक ऑक्साइड बन गया। तो इस ऑक्साइड के बनने का जो फ्री एनर्जी चेंज है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो रिड्यूसर है उसका कंबस्जन चलता है और यहाँ पर हीट लिबरेट होती है। तो यहाँ का जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है ये क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और अब यदि इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें तो हम लिख सकते हैं MO प्लस R इक्वल टू M प्लस RO, और डेल्टा जी टोटल दोनों स्टेप्स की फ्री एनर्जी चेंज का ये सम बनता है। ये जो सम है ये नेगेटिव आता है, और यही रीजन है कि मेटल ऑक्साइड एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाता है। तो यही लिखा है कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड नेगेटिव है, देन मेटल ऑक्साइड विल रिड्यूस्ड बाय एक गिवन रिड्यूसर स्पॉन्टेनियसली। बात क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे जिसमें एक मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन पूछा जाएगा एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से कि ये होगा या नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है,
ठीक है, जिसमें एक मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन दिख रहा हो किसी रिड्यूसर से, तो आप उन दोनों रिएक्शन को ऐसे ऐड करो कि उसमें मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से दिखने लगे, और फिर उसका आप डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालो। अगर ये निगेटिव आ जाता है तो आप लिख देंगे कि मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय गिवन रिड्यूसर। जैसे इसी एग्जांपल से समझते हैं, 2FeO गिव्स 2Fe+O। डेल्टा G1 है इसका पॉजिटिव 320 किलो जूल पर मोल। फिर ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई वो कोक से रिएक्शन कर रही है, यहाँ पर ये रिड्यूसर है, और बना 2C। ये बना डेल्टा G2 हो गया, और -430 किलो जूल पर मोल ये यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज हुआ। आपने इन दोनों एनर्जी चेंजेस को जोड़ दिया तो रिएक्शन बनी 2FeO + 2C गिव्स 2Fe, ठीक है, और प्लस 2CO। अब डेल्टा जी आपने ऐड किया, डेल्टा G1 + डेल्टा G2, तो ये वैल्यू आ रही है -110 किलो जूल पर मोल, जो कि एक निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो रहा है, मींस रिडक्शन ऑफ FeO बाय कोक और कार्बन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मींस यहाँ पर FeO कोक से रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और एक बार रिडक्शन स्टार्ट होगा तो ये स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा, और इस तरह से FeO से Fe बनता रहेगा। यही लिखा है कि द FeO रिड्यूस बाय कोक एट एनी गिवन टेम्परेचर स्पॉन्टेनियसली। बात क्लियर है अच्छी तरह से। अभी हम आगे ये देखेंगे कि जो रिड्यूसर है वो पर्टिकुलर उस ओर के लिए किस टेम्परेचर पर अच्छा रिड्यूसर है, कब ये नॉन रिड्यूसर होगा, तो ये हम आगे एलिंघम डायग्राम में लिखेंगे। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन और ये है कि डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 -540 किलो जूल पर मोल मीन्स 2Cr + 3/2O2 गिव्स 2, ठीक है, गिव्स Cr2O3। डेल्टा एच जी जो फॉर्मेशन है इस रिएक्शन का, डेल्टा जी फॉर्मेशन जो दे रखा है वो है -540 किलो जूल। ठीक इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है -8 to 7, मीन्स हम इसकी रिएक्शन लिखें 2Al + 3/2O2 गिव्स Al2O3, डेल्टा GF स्टैंडर्ड -8 to 7। अब ये क्वेश्चन है कि इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 बाय एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम द्वारा Cr2O3 का रिडक्शन हो सकता है? तो हमें जो रिएक्शन लानी है, रिक्वायर्ड रिएक्शन जो हमें चाहिए है, ये लिखनी होगी Cr2O3 + 2Al गिव्स 2Cr + Al2O3, और ये जे डेल्टा G टोटल निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस रिएक्शन में। तो देखो बच्चों, आपको Cr2O3 का इस रिएक्शन को अगर आप देखो, जो ये रिएक्शन मैंने रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखी है, इसमें Cr2O3 का आप देख रहे हैं डिकम्पोजिशन हो रहा है, मींस यहाँ पर Cr2O3 ब्रेक होके 2Cr + O3 या 3O में ब्रेक हो रहा है ना। और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज आ रहा है, मींस यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्रोमियम ऑक्साइड का देखोगे तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। लेकिन हमें ये दोनों इक्वेशन जो ऊपर दे रखे हैं, ये दोनों में आप देख रहे हैं कि क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो क्रोमियम ऑक्साइड है Cr2O3, इसका तो डिकम्पोजिशन लिख देना है। तो ध्यान रखें, कोई भी कंपाउंड जितनी एनर्जी उसके बनने में निकलती है, जस्ट उतनी ही एनर्जी उसके डिकम्पोजिशन में लगेगी। तो हम Cr2O3 का फॉर्मेशन न लेके डिकम्पोजिशन लिख दें तो यही एनर्जी चेंज लिख देंगे +540। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं Cr2O3 को आपको Cr में ब्रेक कर देना है, और Al को Al2O3 में चेंज कर देना है। तो जब हमें ब्रेक करने की डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं दी Cr2O3 के, लेकिन उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दे दी है, तो इसका मतलब है कि Cr2O3 की फॉर्मेशन एंथैल्पी का जस्ट नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू जो है, मतलब उसकी रिवर्स वैल्यू इसकी डिकम्पोजिशन की एनर्जी हो गई। तो इस तरह से आपने ये लिख दी। और एल्यूमिनियम की तो डायरेक्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी ही लिखनी है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। ये इस तरह से दो इक्वेशन आपने लिखे, इनको ऐड कर दिया, यही इक्वेशन आ गया जो आपको चाहिए है। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी टोटल आ रहा है, आप देख रहे हैं -287 किलो जूल पर मोल आ रहा है।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज जो है वो कैसा आ रहा है बच्चों, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का जो रिडक्शन है वो एल्यूमिनियम से पॉसिबल है, और इस तरह से Cr2O3 के रिडक्शन में एल्यूमिनियम एक अच्छा रिड्यूसर होता है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है Fe2O3 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी है -743.5 किलोजूल पर मोल, और जो CO से CO2 के बनने की फॉर्मेशन इंथैल्पी है और वो है -250.2 किलोजूल पर मोल। ठीक है, मतलब ये CO से CO2 की फॉर्मेशन इंथैल्पी दे रखी है। हमें ये बताना है कि क्या Fe2O3 का रिडक्शन CO से पॉसिबल है। इज द रिडक्शन ऑफ Fe2O3 बाय CO। तो हमें क्या करना है बच्चों कि देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन जो लानी है वो ये इक्वेशन लानी है, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO। मतलब समझ गए कि Fe2O3 की फॉर्मेशन इंथैल्पी दी है, लेकिन आपको निकालना है इसके डिकम्पोजिशन की इंथैल्पी और CO से CO2 के बनने की इंथैल्पी। तो आपको क्या करना है कि Fe2O3 का तो डिकम्पोजिशन कर देना है Fe प्लस 3O में, ठीक है, और इसका जो फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव था वो क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया। और यहाँ 1 मोल CO से CO2 के बनने की इंथैल्पी दे रखी है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेशन में कि 3 मोल जो है CO का यूज हो रहा है। तो हमें इस इक्वेशन में जो है 1 मोल की जो इंथैल्पी है -257.2 किलो जूल, इसमें हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो ये अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, और इसका जो टोटल डेल्टा G जो आएगा वो आएगा -28 किलो जूल पर मोल। इस तरह से हम ये कहेंगे कि Fe2O3 का रिडक्शन CO से पॉसिबल है। तो बात क्लियर है इस तरह से। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो कि पायरोमेटलर्जी की थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपको इनको बताना है कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या कोई भी ऑक्साइड एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से रिड्यूस हो सकता है या नहीं। तो आपको एक रिएक्शन डिजायर्ड इक्वेशन बनानी है, और उस इक्वेशन को लाने के लिए आपको अगर जो है इक्वेशंस दे रखे होंगे, बस उनको आप अच्छे से देखें, कहाँ कौन सी रिएक्शन रिवर्स लिख देनी है, कहाँ फॉरवर्ड लिख देनी है, और फिर इस तरह से आपको फ्री एनर्जी चेंज निकालना। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर अब देखो बच्चों, अब आता है एलिंघम डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है डायग्राम है जिसके थ्रू हम ये पहचान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड, ठीक है, को अगर हम रिड्यूस करें किसी रिड्यूसर से, तो वो किस टेम्परेचर तक वो रिड्यूसर एक अच्छा रिड्यूसर होगा, मीन्स किस टेम्परेचर पर उस रिड्यूसर का हम यूज़ कर सकते हैं एक रिड्यूसर की तरह, और कहाँ नहीं कर सकते। इसी के लिए बताया गया है एलिंघम डायग्राम। मतलब एलिंघम डायग्राम के थ्रू हम किसी भी एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है किसी रिड्यूसर के थ्रू, तो उसके लिए किस टेम्परेचर रेंज की ज़रूरत है कि वहाँ पर वो एक अच्छा रिड्यूसर की तरह वर्क करेगा, इसी को हम समझ सकते हैं एलिंघम डायग्राम से। पहले तो ये बता दूं कि एलिंघम डायग्राम ये है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, सल्फाइड, हैलाइड, इनके फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड वर्सेस टेम्परेचर गिवन बाय एलिंघम डायग्राम। इट इज बेस्ड ऑन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। बात समझ गए ना कि जो एलिंघम डायग्राम है वो ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, हैलाइड्स जो एलिमेंट्स के होते हैं उनकी फॉर्मेशन, फ्री एनर्जी और टेम्परेचर, इनके बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस इक्वेशन पर बेस्ड है, डेल्टा जी आर इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। ये है एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो यहाँ पर डेल्टा जी आर जो है, समझ गए ना, ये क्या है डेल्टा जी आर, ये है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ, ये फॉर्मेशन का ले लें, ठीक है, तो ये है डेल्टा जी, ये है आर, ये डेल्टा जी एफ की इक्वल भी है, और ये है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन।
वो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड के फॉर्मेशन का होगा, है ना, और सल्फाइड है तो सल्फाइड के फॉर्मेशन का होगा। ऐसे ही डेल्टा एच आर मतलब ऑक्साइड के बनने का इंथैल्पी चेंज है, और डेल्टा एस आर ये है ऑक्साइड के बनने का एंट्रोपी चेंज, और टी है रिएक्शन का टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ डेल्टा एच आर की बात करें तो डज नॉट चेंज अप्रिसिएबल विद टेम्परेचर, देयरफॉर यहाँ पर अगर हम कहें तो डेल्टा एच आर एक कांस्टेंट की तरह यूज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m हो गया डेल्टा एस आर, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखा जाए ये भी टेम्परेचर के चेंज आने से अप्रिसिएबल चेंज नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा टी डेल्टा एस का, क्योंकि टी चेंज होगा, बाकी डेल्टा एस आर चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच आर चेंज नहीं होगा। तो हमें जो वेरिएशन लेना है वो लेंगे हम, जो इसमें y हो गया वो हो गया डेल्टा जी आर, मतलब रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन फ्री एनर्जी है। और यहाँ पर हम टेम्परेचर के बीच का ग्राफ लेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो इंटरसेप्ट वैल्यू है ये वाली, है ना, ये जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट से दिखेगी आपको, ठीक है, और ये वैल्यू आपको स्लोप में आएगी, और टेम्परेचर और डेल्टा जी के बीच का ग्राफ मींस thus the slope of straight line depend upon value of delta SR, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब स्ट्रेट लाइन जो स्लोप होगी ऑफ स्ट्रेट लाइन वो इस पे डिपेंड करेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगी डेल्टा एस आर। अब देखो तीन कंडीशन बनेंगी, अगर डेल्टा एस आर पॉजिटिव है, ठीक है, तो डेल्टा एस आर पॉजिटिव होगा तो ये है माइनस साइन लगा है, मतलब ये पूरी वैल्यू टी डेल्टा एस आर नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, ये साइन ऑलरेडी नेगेटिव लगा है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हमें यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मीन्स ज़्यादा निगेटिव होने लगेगा, और स्लोप क्या होगी, विल बी निगेटिव। मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझे, सी सॉलिड प्लस CO2 गिव्स 2CO, तो यहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम इस C से CO2 मतलब C और CO2 से CO के बनने का अगर फ्री एनर्जी चेंज लें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री एनर्जी चेंज का निगेटिव वैल्यू लगातार बढ़ेगी और स्लोप निगेटिव जाएंगे ना। अगर ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव है, मतलब डेल्टा एस आर की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव आपको पहचानना, देखो आप कैसे पहचानोगे डेल्टा एस आर पॉजिटिव है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं गैसियस उनके मोल्स रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स से ज़्यादा दिखने चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहे हो ना आप कि 1 मोल CO2 गैस है ना, और यहाँ 2 मोल गैस बन रहा है, तो यहाँ डेल्टा एस आर पॉजिटिव होगा, मीन्स जहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव वहाँ डेल्टा एस आर पॉजिटिव। अब यहाँ आ जाए डेल्टा एस आर निगेटिव दिख रहा है, मीन्स प्रोडक्ट जो गैसियस है वो रिएक्टेंट से क्या है, सीधा सीधा है कि कम है, तो डेल्टा एन जी निगेटिव होगा, तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। और इस तरह से अगर स्लोप पॉजिटिव है मीन्स हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन की निगेटिव वैल्यू कम होगी और पॉजिटिव वैल्यू की तरफ वो बढ़ने लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की मोल्स कम और रिएक्टेंट्स की मोल ज़्यादा। और अगर डेल्टा एस आर जीरो है तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो है स्ट्रेट लाइन सीधी चलेगी, उसका कोई स्लोप नहीं बनेगा, नो स्लोप। इस ग्राफ से देख लो आप, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर ले रखा है डेल्टा जी, तो यहाँ से Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, तो देखो ये गैस था, ये सॉलिड था, ये सॉलिड है, ठीक इसी तरह से ये गैस था, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन इन रिएक्शंस में इनके साथ कि डेल्टा जी जो है निगेटिव, ये है कि डेल्टा एस, सॉरी यहाँ पर डेल्टा एस जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, निगेटिव। यहाँ पे भी डेल्टा एस आर क्या दिख रहा है, निगेटिव। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर ये निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डेल्टा जी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से कम निगेटिव होती जाएगी और पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जाएगी। ठीक इसी तरह ZnO का बनना भी आप देख रहे हैं, ये गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये सॉलिड है, तो यहाँ पर भी
ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, कि सीधा सा है कि जो ऐसे जा रही हैं ऐसे, तो यहाँ पर डेल्टा एस आर निगेटिव दिखेगा, यहाँ डेल्टा एस आर पॉजिटिव दिखेगा, और यहाँ डेल्टा एस आर जीरो। समझ गए ना? ऐसे दिखना है कि स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो जो स्लोप ऊपर की तरफ जा रही होगी, मतलब जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी की वैल्यू जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ जाइए, कम निगेटिव होते जाएंगे। और यहाँ देखो आप कि यहाँ पर जो डेल्टा एस आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से, और एक ये लाइन देखो आप जहाँ डेल्टा एस आर क्या दिख रहा है आपको, जीरो, ये टेम्परेचर के पैरेलल चल रही है, यही है एलिंघम डायग्राम। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि डेल्टा जी फॉर्मेशन और टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होगा, तो ये डिपेंड करेगा डेल्टा एस आर पर, वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो। तो यहाँ मैंने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं कि अगर डेल्टा एस आर पॉजिटिव है तो स्लोप निगेटिव आएगा, डेल्टा एस आर निगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एस आर जीरो है तो स्लोप जीरो होगा। डेल्टा एस आर कैसे पहचानोगे? अगर प्रोडक्ट गैसियस ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा एस आर भी पॉजिटिव होगा। जस्ट उल्टा कर दोगे तो डेल्टा एस आर निगेटिव दिखेगा, और अगर दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस बराबर है तो डेल्टा एस आर में चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ को अच्छी तरह से समझना है, और यही इसका सबसे अब देख आता है कि ये ग्राफ यहाँ क्यों दिया गया है एक्चुअली। तो इस ग्राफ का यहाँ देने का यूज जो है वो है कि आप एलिंघम डायग्राम के थ्रू ये पहचान सकते हो कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सा एलिमेंट एक रिड्यूसर होगा, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो यही लिखा है कि एप्लीकेशन ऑफ एलिंघम डायग्राम, कि द डायग्राम प्रोवाइड अ साउंड बेस फॉर चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन। कि कोई भी रिडक्शन चल रहा है तो उस रिडक्शन में कोई भी रिड्यूसर का हमें चॉइस करनी है, तो उसको हम एलिंघम डायग्राम से समझ सकते हैं एट, ठीक है, फॉर ओर एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि किसी भी ओर के लिए अगर हमें कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक रिड्यूसर का चॉइस करनी है, वो रिड्यूसर होगा या नहीं, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं एलिंघम डायग्राम का। दस डेल्टा जी टी टोटल, ठीक है, फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मस्ट बी निगेटिव। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी मेटल का रिडक्शन करा रहे हैं, ऑक्साइड का रिडक्शन करा रहे हैं किसी रिड्यूसर से, तो ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो है, टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ओवरऑल रिएक्शन का जो डेल्टा जी टोटल है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर रिड्यूसर उस मेटल ऑक्साइड को या ओर को रिड्यूस कर देगा। और इसका देखो ये मेन पॉइंट ये याद रखना है कि द मेटल विच लाई एट द लोअर साइड ऑफ ग्राफ इज रिड्यूस्ड और इनटू मेटल विच लाई एट द अपर साइड ऑफ ग्राफ। ध्यान रखें कि जो मेटल नीचे आ रहा है ग्राफ में, समझ गए ना, ये जैसे MgO, जो Mg है वो एल्यूमिनियम से नीचे आ रहा है, या जिंक जो है वो आयरन से नीचे आ रहा है, तो जो एलिमेंट इस ग्राफ में नीचे आ रहा है वो अपने से ऊपर वाले जो मेटल है उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है उस मेटल में। मीन्स जैसे Mg है तो Mg जो है वो Al2O3 को क्या कर सकता है, Al में रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे कि Al2O3 का रिडक्शन और Mg का ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स इसका जो है ये -1200 ही लिया जाएगा, और इसको जब पलट के लिखें तो 1200 और इसको 1000, तो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो -200 किलो जूल आएगा। मीन्स Mg जो है वो Al2O3 को Al में रिड्यूस कर सकता है। तो यही पॉइंट याद रखना है कि द मेटल विच लाई एट द लोअर साइड इन ग्राफ इज रिड्यूस्ड और इनटू मेटल विच लाई एट अपर साइड ऑफ ग्राफ। जैसे MgO कैन रिड्यूस Al2O3 Al बिलो द इंटरसेक्शन, जहाँ ये इंटरसेक्शन दिख रहा है इससे नीचे Mg जो है एक अच्छा रिड्यूसर होगा, किसके लिए, Al2O3 के। Thus Mg acts as a reducer for Al2O3, but above this temperature aluminium can reduce MgO into Mg। क्यों? क्योंकि अब ये लाइन आप देख रहे हैं कि ऊपर आ गई, तो 1623 केल्विन के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो Mg है वो रिड्यूसर नहीं रहेगा, और उससे नीचे टेम्परेचर पर Mg रिड्यूसर है, और इस टेम्परेचर से ऊपर फिर एल्यूमिनियम MgO को रिड्यूस कर सकता है। ये लिखा है कि
बिलो द टेम्परेचर 1623 mg रिड्यूसर होगा और इससे ऊपर एल्यूमिनियम रिड्यूसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि एलिंगम डायग्राम के थ्रू हम पर्टिकुलर किसी रिड्यूसर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या और किस टेम्परेचर की ज़रूरत है और किस रिड्यूसर की ज़रूरत है। ऐसे आयरन की मेटलर्जी में आप देखोगे, आगे पढ़ोगे जब, कि जो आयरन का ऑक्साइड है उसका देखो ग्राफ ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, CO से CO2 के बनने से। तो इसका मतलब है कि ठीक है, लो टेम्परेचर में जो CO है वो FeO के लिए अच्छा रिड्यूसर होगा, लेकिन हाई टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि यही लाइन ऊपर क्रॉस हो गई, तो हाई टेम्परेचर में अब FeO को CO रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें आप, C से CO बनने का, तो लो टेम्परेचर में तो ये लाइन ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हाई टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि CO का जो C से CO के बनने का ग्राफ है वो Fe, ठीक है, FeO से नीचे आ गया। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर में जो है FeO के लिए अच्छा रिड्यूसर कौन होगा, कोक, और लो टेम्परेचर में FeO को रिड्यूस करने के लिए अच्छा रिड्यूसर क्या होगा, CO। तो इस तरह से यही लिखा है कि दस द बिलो 1123 केल्विन टेम्परेचर CO विल reduced Fe2O3 into Fe, but above इस टर्म ये है 1123 केल्विन टेम्परेचर coke will reduce Fe2O3 into Fe। तो thus at low temperature CO is the good reducer in blast furnace, at high temperature coke is the good reducer in blast furnace। तो ये देखेंगे मेटलर्जी आयरन में कि कहाँ कौन अच्छा रिड्यूसर है। तो ये एलिंघम डायग्राम के थ्रू आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे CO इसलिए अच्छा रिड्यूसर है क्योंकि उसकी लाइन नीचे आ रही है। हाई टेम्परेचर में कोक अच्छा रिड्यूसर क्यों है, क्योंकि फिर उसकी लाइन Fe से नीचे आ रही है, लेकिन लो टेम्परेचर में ऊपर आ रही है। इस तरह से हम एलिंघम डायग्राम के थ्रू एक पर्टिकुलर ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए एक टेम्परेचर और एक अच्छा रिड्यूसर सेलेक्ट कर सकते हैं। यही इसका एप्लीकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें हम मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे।